आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप जाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक जंग लगी हुई है एल्गोरिथम्स के साथ। इस जंग में हमारे साथ आप मिलकर लड़ें ताकि हम मात दे सकें। पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट आवाज़ें बहुत कम हैं और आप इस आवाज़ का साथ दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें अगर वीडियो आपको पसंद आती है। राजा साहब, 3 खबरें और मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में। एक तो ये जो प्यार की कहानी जिसकी रोज़ाना कोई ना कोई शक्ल हमारे सामने आती थी, इत्तेहाद है, सब एक पेज पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं और मामला 18वीं तरमीम के ऊपर आकर रुका हुआ है। अब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी या फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है कोई मेन किरदार अदा करके इस लड़ाई को ख़त्म करवा सकती है, इसका एक तफसीली जायजा रखेंगे। क्योंकि सारी कहानी जो है वो 18वीं तरमीम से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक प्रेशर भी था और अब ये प्रेशर ना सिर्फ सेंटर से आ रहा है बल्कि MQM जो हमेशा से जो किरदार अदा करती रही है, उन्होंने भी अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ कर दिया है। सेकंड ईयर जवाब जरूर दे रही है, लेकिन फर्स्ट ईयर की तरफ से कब जवाब आएगा इसका मुकम्मल हाल अहवाल रखेंगे अपने सुनने वालों के सामने। और फिर सोहेल अफरीदी साहब का काबीना से खिताब और उन्होंने बुशरा बीबी इमरान खान के हवाले से क्या कहा है और क्या होगा ऑपरेशन की सूरत हाल, और फिर हमारा GDP कहाँ स्टैंड करता है, और फिर एक ट्वीट भी है उनकी, वो भी हम बताएंगे। और फिर इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बंद करने की कहानी क्या है। और ऐसा एक ट्विटर को पाकिस्तान की अदालतों के ज़रिए बंद करवा कर ये एलन मस्क के पास जाना चाहते थे, लेकिन एलन मस्क ने इनको क्या कहा ये भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर महमूद खान अचकज़ई, क्या वो इमरान खान की रिहाई में कोई मेजर किरदार अदा कर सकते हैं या फिर अपोजिशन का किरदार, फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, इसकी भी तफसील रखेंगे अपने सुनने वालों के सामने। और एक हुकूमती वजीर की ट्वीट का मामला है, वो भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है, इसका जवाब भी आया है। ये तमाम खबरें आज की इस नशिस्त में। लेकिन राय साहब, पाकिस्तान के अंदर ये जो सोहेल अफरीदी साहब हैं, तहरीक इंसाफ ने अपना लायामल बड़ा वाज़े तौर पर दे दिया है। और जो बात आपने भी कही, मैंने भी कही, लेकिन पहले आपने कही, ये आपकी असेसमेंट थी कि ये कोई फाइनल मैच नहीं है या फाइनल कोई आर या पार वाला मामला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि 8 फरवरी को कोई आर या पार नहीं होगा, बल्कि ये हमारी कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है। हम मुसलसल इस स्ट्रगल में लगे हुए हैं कि इमरान खान को बाहर लाएं। तहरीक चलेगी और ज़रूर चलेगी, हुकूमत भी हम करेंगे, गुड गवर्नेंस के मसाइल भी उनको भी देखेंगे। KPK की आवाम का मैंडेट है, इस मैंडेट को भी संभालेंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए भी हम मैदान अमल में आपको नजर आएंगे। स्ट्रीट मोबिलाइजेशन हो रही है। अब तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि 8 फरवरी को धरना नहीं होगा, इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रीट मोबिलाइजेशन जो है वो होगी। राय साहब, हैविंग सेड दैट, सोहेल अफरीदी साहब के गिर्द घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है। खबर ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 27 तारीख को बुला लिया इनको। और आपको याद होगा कि हरीपुर में जो इलेक्शन हुआ उसमें कुछ स्टेटमेंट्स थी जो शायद इनको और इनके प्यार करने वालों को अच्छी नहीं लगी, तो इलेक्शन कमीशन साहब ने बुला लिया। और अब इसकी 27 जनवरी को समाप्त हो रही है। 8 फरवरी से पहले अगर आप इनको किसी तरह नाअहल भी कर देते हैं तो क्या ये मुमकिन होगा, और क्या हुकूमत इतना बड़ा इलेक्शन कमीशन के ज़रिए काम कर सकती है, नहीं कर सकती। मैं चाहूँगा कि इस पर भी रोशनी डालें। और फिर एक खबर भी आपके पास राय साहब, और उस खबर से पहले इलेक्शन कमीशन में जो कुछ हुआ, यानी 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक डराना और धमकाना। डराने वाला मामला ये है जो सोहेल अफरीदी को एक तरह से वार्न किया गया, डराया गया और धमकाया गया है जी, वो मरीम नवाज को, और मरीम नवाज को तलब करने की बात की है। राय साहब, ये जो स्टोरी है ना, मैं चाहता हूं कि इस पे अलग से हम बात करें, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हम मरीम नवाज को भी बुला सकते हैं। वजह क्या बनी ये आगे चलकर हम बताते हैं। लेकिन 8 फरवरी राय साहब कितना इंपॉर्टेंट होगा। तहरीक इंसाफ, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन, प्रेशर, अचकज़ई फैक्टर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास फैक्टर, वो कहते हैं कि हमारे इस प्रेशर की वजह से हमने ये 2 जो नोटिफिकेशन है वो करवाए हैं। देखिए हाशमी साहब, आपने जो 2 सवालात किए जिनके जवाब में इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान साहब और सोहेल अफरीदी से जुड़ी खबरें भी हैं, ये भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और मरीम नवाज़ का चूँकि अब आपने जिक्र कर दिया,
तो मरियम नवाज़ के मुतल्लिक भी एक कड़ाकेदार हमारे पास ख़बर है। मेरा ख्याल है कि पहले ये ख़बर शेयर कर दें, इसकी जो अंदरूनी कहानी है ये अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। तो हाशमी साहब, मरियम नवाज़ जो कि इस वक्त चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हैं, यानी वज़ीर आला पंजाब, तो हमारे व्यूअर्स को याद होगा कि इससे पहले जब पंजाब में यानी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिरने के बाद, हमज़ा शहबाज जो हैं ये चीफ़ मिनिस्टर बने थे कुछ अरसे के लिए, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के नतीजे में उनकी जो चीफ़ मिनिस्टरशिप थी वो ख़त्म हो गई थी। तो वो आप कहते हैं ना कि मुंह को खून लग जाना, तो उनको एक तरह से चूँकि वो वज़ीर आला बने, उनको वज़ीर आला की नशिस्त के मज़े आए। और इससे पहले चूँकि शहबाज शरीफ भी वज़ीर आला पंजाब रहे एक बहुत तवील अरसे तक, तो डिफेक्टो चीफ़ मिनिस्टर के तौर पर हमज़ा शहबाज जो है ये काम करते रहे। अब हमज़ा शहबाज के मुतल्लिक नून लीग के अंदर जो हल्के हैं वो ये समझते हैं और ठीक समझते हैं कि हमज़ा शहबाज का चूँकि एक बहुत बड़ा पब्लिक फेस नहीं कभी बना, लेकिन पार्टी के अंदर जो तंजीम साजी होती है, यानी वो तंजीम साजी नहीं जो कि तलाल चौधरी साहब से मंसूब है, यानी एक असल जो तंजीम साजी है उसके वो एक एक्सपर्ट माने जाते हैं। और उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पे जाके मुस्लिम लीग नून को मुश्किल वक्तों में ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की और उनमें ये इंतज़ामी सलाहियत मौजूद है। तो हमज़ा शहबाज जो कि चीफ़ मिनिस्टर बने उस वक्त जब शहबाज शरीफ निगरान दौर में वज़ीर-ए-आज़म थे, कुछ उस वक्त तनकीद भी हुई, तो उनका ये ख्याल था कि दोबारा पंजाब के अंदर चीफ़ मिनिस्टर उनको होना चाहिए, या कम से कम एक ऐसे कलीदी ओहदे पर होना चाहिए जहां वो मुकम्मल तौर पर साइड लाइन ना हो। क्योंकि हमारे व्यूअर्स ने जब से ये हुकूमत बनी है आपने हमज़ा शहबाज को किसी पब्लिक फोरम पर नहीं देखा होगा। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में हमारे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि हमज़ा शहबाज और मरियम नवाज़ के दरमियान जो है ये पिछले कुछ अरसे में, यानी एक सर्द आप कह लें कोल्ड वार या एक सर्द जंग तो पहले ही थी, एक सर्द सियासी जंग, लेकिन ये इख्तलाफात इतने ज़्यादा बढ़े कि एक फैमिली इवेंट के मुतल्लिक भी हमज़ा शहबाज जो हैं वो कोई बखुशी वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं थे। और हमज़ा शहबाज का जो आर्गूमेंट था वो बड़ा दिलचस्प है, इस पर अपने व्यूअर से कहेंगे कि वो कमेंट करके अपनी आरा का भी इज़हार करें। हमज़ा शहबाज का जो आर्गूमेंट है वो ये है कि जिस वक्त पूरा शरीफ ख़ानदान सऊदी अरेबिया गया, यानी जब साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के साथ एक डील हुई और उस वक्त पूरा शरीफ ख़ानदान जो है सऊदी अरेबिया चला गया, तो हमज़ा शहबाज जो हैं ये शरीफ ख़ानदान के वाहिद फ़र्द थे जो कि पाकिस्तान में रह गए। और हमारे व्यूअर्स को याद होगा क्योंकि एक तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पर, एक साफ़ी के तौर पर और साफ़त के तालिब इल्म के तौर पर हमें याद है कि उस वक्त अब्बास शरीफ भी जो मुबैना करप्शन के केसेस हैं उनमें सज़ाएं भुगत रहे थे। तो ये सब की सज़ाएं भी ख़त्म कर दी गई थी। सऊदी अरब की एक बासर फैमिली के जो आप कह लें कि उन्होंने एक डील करवाई थी साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ और शरीफ ख़ानदान के दरमियान। तो हमज़ा शहबाज जो हैं वो पाकिस्तान रह गए थे और इसका वो क्रेडिट लेते हैं कि देखें जब पूरी शरीफ ख़ानदान और पूरी शरीफ फैमिली चली गई तो मैंने पार्टी को संभाला, मैंने जो कारोबार था हमारा ख़ानदानी इसको मैंने संभाला, यहाँ पे सहूलतें मैंने बर्दाश्त की। हालांकि ये बात इतनी भी ठीक नहीं है क्योंकि इसका दूसरा पहलू ये है कि हमज़ा शहबाज को एक गारंटी के तौर पर नहीं जाने दिया गया था सऊदी अरेबिया, और वो गारंटी के तौर पर उनको रख लिया गया था क्योंकि 20 साल का ये माहिदा था कि 20 साल तक शरीफ ख़ानदान पाकिस्तान नहीं आएगा, सियासत नहीं करेगा। तो हमज़ा शहबाज को साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने एक गारंटी के तौर पर रख लिया था कि अगर आप अपना माहिदा तोड़ेंगे तो आप ये कह लें, मैं इस तरह की ज़ुबान हम इस्तेमाल नहीं करते, बड़ा डिसेंट हमारा प्रोग्राम है, तो अदरवाइज एक गली मोहल्ले की ज़ुबान में कि ये एक बचूंगड़ा जो है ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है और अगर आप ये माहिदा तोड़ेंगे तो फिर देख लें कि आपकी फैमिली का एक फ़र्द जो है ये यहाँ पे है। तो हमज़ा शहबाज ने उन दिनों में फैमिली का कारोबार भी संभाला, कानूनी मामलात भी देखे और इसके साथ पार्टी के मामलात जो एक अपनी लिमिटेशंस के अंदर वो देख सकते थे वो देखे। और बाद में मुस्लिम लीग नून के अंदर ये एक्नॉलेजमेंट है कि हमज़ा शहबाज ने पार्टी की को फाल करने में अपना किरदार अदा करते रहे मुख्तलिफ अदवार में। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि पंजाब के अंदर ज़ाहिर है कि उनकी तो सारी सियासत पंजाब में थी
और अब वो ये कहते हैं या ये फील करते हैं कि पंजाब में उनको मुकम्मल तौर पर साइडलाइन कर दिया गया, यानी उनको कोई ऐसा मौका नहीं दिया जाता कि जहाँ पे वो पब्लिकली अपना एक पॉलिटिकल प्रोफाइल बना सकें, जहाँ पे वो पब्लिकली सामने आ सकें। और ये एक ग्रेटर गेम है शरीफ ख़ानदान के अंदर। ज़ाहिर है कि एक शहबाज शरीफ की फैमिली है, एक मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली। तो मियाँ नवाज शरीफ ये समझते हैं कि हमज़ा शहबाज जो हैं, ये जब मरीम नवाज वज़ीर-ए-आला हैं तो वो कहीं भी नज़र ना आए और किसी भी तौर पर वो इस वजारत आला में एक शरीक के तौर पर, एक हिस्सेदार के तौर पर सामने ना आए। तो इस बार पिछले कुछ अरसे के दौरान बड़ी, आप ये कह लें कि गिले शिकवे भी हुए हैं और शिकवे शिकायतें भी हुई हैं। और हमज़ा शहबाज ने ये शिकवे शिकायतें अपने वालिद शहबाज शरीफ से भी की हैं कि देखें, मैं जो है ना पॉलिटिकली जो है सियासी तौर पर मुकम्मल तौर पर मुझे साइड लाइन कर दिया गया है। तो बहरहाल ये जब ख़ानदानों की सियासत होती है, मौरूसी सियासत होती है, इसके अंदर जो है फिर इस तरह के वाक़यात जो हैं ये होते रहे हैं। और ये जो रकाबत है ये पहले भी शहबाज शरीफ के ख़ानदान और जो नवाज शरीफ का ख़ानदान है इनके दरमियान पहले भी रही है। ये जब शायद खाकान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था हाशमी साहब, तो उस वक्त शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जब मियाँ नवाज शरीफ नायल हुए तो पूरी तरह तैयार थे, लेकिन मरीम नवाज ने उस वक्त शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर मियाँ नवाज शरीफ दोबारा कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे। और उनकी वो असेसमेंट ठीक थी, जैसे अब नहीं बन सकेंगे। उनकी असेसमेंट ठीक थी, क्योंकि उस वक्त शायद खाकान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद चूँकि दोबारा इलेक्शन भी नहीं जीते, तो अगर ये इलेक्शन जीत भी जाते तो शायद मियाँ नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ना बनने दिया जाता, जिस तरह का उनका आप ये कह लें कि। अच्छा, ये जो हमजा वाला मामला है ना, ये क्योंकि इस पे और भी खबर एक है कि ये जब आपको याद है टिकट्स की तकसीम का मामला था, तो नवाज शरीफ की मौजूदगी में खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा था जी कि मेरे बंदों को टिकट नहीं मिला, और उन्होंने कोशिश की थी प्रोटेस्ट करने की, लेकिन वो सब चीज़ें उस वक्त मरीम कंट्रोल कर चुकी थी। हैविंग सेड दैट, मरीम के हवाले से ये जो धमकाने वाली बात है इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ, मैं क्विकली बता दूं, फिर आप इसका जवाब भी दे दीजिएगा। जो सुहेल अफरीदी कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के मामले पर इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद इलेक्शन कमीशन में जाती हैसियत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि तमाम सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके से पंजाब और इस्लामाबाद में रहते हैं। पंजाब और इस्लामाबाद में एक ही जमात की हुकूमत है। आइन और कानून पर अमल दरामद होने पर संगीन नताइज हो सकते हैं अगर आप नहीं करते। चीफ सेक्रेटरी ने पूछा जी कि क्या हो सकता है, तो इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि नाअहली की सजा हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमें मजबूर ना करें, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज को तलब करके यहाँ पे बैठा लेंगे। पंजाब में 2021 से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, तो आप इंतखाबात क्यों नहीं करवाते? राय साहब, ये इंतखाब मरीम ने करवाने हैं या ये स्टोरी जो हमने दी थी पहले वो ठीक हमारी साबित हुई कि गैर जमाती इंतखाबात पंजाब में सर्वेज आ रहे हैं, इमरान खान ही का नाम निकलता है, कितने धांधली करेंगे, और इतनी बड़ी मैसिव धांधली इनको पंजाब में करनी पड़ेगी कि नताइज यानी तारीख में लफ्ज धांधली भी शर्मा जाए कि यार इतनी तो बुरी मैं भी नहीं हूं जितना इन्होंने मुझे बदनाम कर दिया, कि इतनी धांधली आपको करनी पड़ेगी, झुल्लू फिर जाए, तब भी आप जो है वो इमरान खान को लोकल बॉडीज इलेक्शन में हरा नहीं सकते। आपको लगता है कि ये एक बुनियादी वजह है पंजाब के अंदर जो इलेक्शन ना करवाने की? देखिए हाफिज साहब, इसके मुतल्लिक एक और दिलचस्प कहानी जो कि एक हकीकत है, वो भी चूँकि इसके साथ कनेक्टेड है, वो भी अपने व्यूअर्स को सुना देते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि सईद मेहदी के दामाद हैं, जो कि इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे और बड़े कलीदी ओहदों के ऊपर वो फायज रहे, और उनकी पूरी फैमिली जो है, आप ये कह लें कि पूरी फैमिली उनकी बड़े कलीदी ओहदों पर रहे हैं। उनके साहबजादे भी इस्लामाबाद में चेयरमैन सीडीए भी रहे हैं, और इसी तरह पूरी फैमिली का बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो सईद मेहदी जो हैं वो अपनी किताब में ये लिखते हैं कि जिस वक्त भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, तो उस वक्त मैं 10 फुट के फासले पर था फांसी घाट से, यानी उन्होंने ये बताया कि उस वक्त वो इस फांसी के मंजर को खुद देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त ज़िया-उल हक का मार्शल्लाह लगा हुआ था, तो मुझे भुट्टो साहब को फांसी देने से 2 दिन पहले भुट्टो साहब के पास भेजा गया, और भुट्टो साहब को मैंने ये पैगाम दिया कि जो इस वक्त हुक्मरान हैं, यानी जनरल ज़िया-उल हक एंड कंपनी, वो ये चाहते हैं कि आप एक दरख्वास्त दे दें रहम की,
एक दरख्वास्त दे दें रहम की, और आप जो है ये लिख के दे दें। तो इस पर भुट्टो साहब ने कहा कि मैं रहम की दरख्वास्त दे दूं। तो उन्होंने बड़ी हैरानी का इजहार किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं ये रहम की दरख्वास्त दे दूं, उस पर साइन कर दूं, तो ज़िया-उल हक क्या मुझे छोड़ देगा? क्या ज़िया-उल हक मुझे फांसी नहीं देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये जब दस्तखत कर दूंगा तो उसके बाद ये ज़िया-उल हक जो है ये मुख्तलिफ जगहों पे जाके ये मेरी रहम की दरख्वास्त जो है ये लहराएगा कि देखें उसने ख़ुद को गिल्टी मान लिया और ये इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया, और वो तो हमसे रहम की भीख मांग रहा था। तो इस वजह से भुट्टो साहब ने वो जो एक दरख्वास्त लिखवाना चाह रही थी उस वक्त की रजीम, वो उस वक्त उन्होंने नहीं लिखी, और फिर अल्टीमेटली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। भुट्टो साहब को फांसी तो देनी ही थी, क्योंकि जनरल ज़िया-उल हक को ये बावर करा दिया गया था, जो मरी में आखिरी मीटिंग हुई थी भुट्टो साहब की और जनरल ज़िया-उल हक की, कि अगर भुट्टो साहब को फांसी ना दी गई और अगर ये बाहर आ गए तो फिर जनरल ज़िया-उल हक और जो उनके साथी हैं उनके साथ अच्छा नहीं होगा। ये सब तारीख का हिस्सा है। अब ये मैंने क्यों सुनाई है ये कहानी, क्योंकि ये रिलेट करती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ। जैसे अब ये हकायक सामने लेके आए हैं सईद मेहदी साहब, चूँकि वो भी इसी किस्म के उहदों पर रहे, और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं ये उनके दामाद हैं, तो आप देखेंगे कि ये भी जो है ना, ये कभी अपनी यादाश्तें लिखेंगे तो फिर ये बताएंगे कि कैसे जस्टिस फायद ईसा और मैंने या इलेक्शन कमीशन ने मिल के इंतखाबी निशान छीना पीटीआई के साथ, और कहाँ से ये ऑर्डर्स आए थे। नहीं, वो तो जमीर जागेगा तो लिखेंगे ना राय साहब। जमीर जागेगा तो जी, लिखेंगे। जमीर तो सो गया है, जमीर तो सोया हुआ है, वो कैसे जागेगा? हाशमी साहब ये ज़मीर जो है ना, ये फिर आप ये कह लें कि जब आप में, आपके जिस्म में, आपकी रूह में ज़्यादा सकत नहीं रहती, तो उस वक्त फिर आप सुरखरू होने के लिए इस तरह की किताबें लिखते हैं। यानी मैं सईद मेहदी साहब की बात नहीं कर रहा, उनके मुतल्लिक कहा जाता है कि वो बड़े ऑनरेबल ऑफिसर थे, लेकिन हमने देखा है कि ऐसी किताबें बाद में लिखी जाती हैं। वो तो ठीक है, आप कह रहे हैं, दुरुस्त बात कह रहे हैं कि इनके ज़मीर के जागने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है या खदशा नहीं है, लेकिन बहरहाल आप देखेंगे कि ये सारे शवाहिद, जैसे अभी ये तारीख के सारे झरोकों से सारे शवाहिद सामने आ जाते हैं, तो तारीख अपने आप को कभी मिटने नहीं देती। तो ये शवाहिद सामने आएंगे कि किसने कहा था कि पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना जाए, किसने कहा था कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए बतौर पार्टी, किसने तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशस्तें जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने रोकी और इनके इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इसको कलअदम किया सिकंदर सुल्तान राजा ने। तो ये सारे हकायक जो हैं ये आने वाले वक्त में सामने आ जाएंगे। अव्वल तो सामने आ चुके हैं, लेकिन ये इन्हीं की ज़ुबानी सामने आएंगे, यानी इन्हीं किरदारों की ज़ुबानी सामने आएंगे। ये जो सोहेल अफरीदी वाला मामला मैं चाह रहा हूँ कि इसे डिस्कस करें, और ये 8 फरवरी वाला, ये बताएं कि क्या असेसमेंट है आपकी राय साहब? अब तो जवाब आ गया कि भाई ये आर या पार नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है। और अचकजई साहब सरप्राइज फैक्टर, या ये भी ओपोजिशन का काम करेंगे जैसी बाकी ओपोजिशन उमर अयूब साहब ने की, एंड देन ही विल बी गॉन? देखें, जो 8 फरवरी की तहरीक है ये एक बुनियाद बनेगी एक फ़ाइनल कॉल के लिए। 8 फरवरी अगरचे आर या पार नहीं है, लेकिन 8 फरवरी का दिन बहुत अहम है। इसके अंदर पीटीआई ने, और इसी तरह जो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से एक अलाइंस बना है, ये अपनी स्ट्रेंथ शो करेगा। इससे पता चलेगा कि इनकी अवामी ताकत और अवामी कुव्वत जो है ये कैसे बुरवेकार आएगी। ये तो सबको पता है कि पीटीआई के पास अवामी ताकत है, अवामी मैंडेट है, और ये लोगों को सड़कों पे ला सकते हैं, इससे पहले भी लाए हैं। लेकिन जिस किस्म का जबर होगा 8 फरवरी की कॉल से पहले, ज़रा पहले, यानी आखिरी 4-5 दिन में, तो उन हालात में पीटीआई कैसे सर्वाइव करती है और 8 फरवरी की इस कॉल को किस तरह से कामयाब बनाती है, ये एक लिटमस टेस्ट है। क्योंकि हमारी इतलात ये हैं कि इस वक्त पीटीआई के अंदर कुछ लोगों को जो कि समझौता कर बैठे हैं, जिनके मुतालिक पीटीआई की लीडरशिप को भी पता है और खान साहब को भी पता है, वो अब भी जोर दे रहे हैं कि 8 फरवरी के मामले पर मुज़ाकरात कर लें, ये शर्त रख लें कि इमरान खान साहब के साथ एक तफसीली मुलाकात हो जाए। यानी वो तफसीली मुलाकात को ही ये बना रहे हैं कि ये कोई इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा राहत का सामान होगा या कोई रिलीफ होगा अगर उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो ये 8 फरवरी एक्चुअली
उस फाइनल कॉल की एक बुनियाद बनाएगी और पीटीआई को ये जो इनका स्टैंस है कि ये बुनियादी तौर पर हमारी कॉल नहीं है, इनको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 8 फरवरी को पीटीआई के साथ ही मंसूब किया जाएगा, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था। 8 फरवरी को पीटीआई का मैंडेट लूटा गया था, कोई अल्लामा राजा नासिर अब्बास का या महमूद खान अचकजई का मैंडेट नहीं लूटा गया था। उनका तो कोई ख़ास मैंडेट था ही नहीं। वो तो चले ठीक है कि वो पीटीआई के साथ इस वक्त अपनी उनकी सियासत है, सबको पता है कि पीटीआई की सियासत के साथ ही सबकी सियासत जिंदा रहेगी, वरना तो मैंडेट तो पीटीआई का गया है ना। तो इसलिए पीटीआई को इस कॉल को ओन करना चाहिए, आर या पार के तौर पर नहीं, लेकिन पूरी आप ये कह लें एफर्ट के साथ इसको एक कामयाब इवेंट बनाना चाहिए। और उसके बाद फिर ये जो धरने की कॉल है जो कि डी चौक पे या डयाला जेल के ऊपर धरना देना है, इसके लिए तैयारी करनी चाहिए भरपूर। और मेरा ख्याल है कि ये धरना जो है इसको आपको फेब के आखिरी वीक से यानी मार्च से आगे नहीं लेके जाना चाहिए। आपको ये मार्च का पहला वीक जो है ये आइडियल होगा, या मैक्सिमम मार्च के सेकंड वीक के अंदर, क्योंकि जितना आप आगे लेके जाएंगे फिर एक गर्मी। देखें ये जो नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे मौसम कई आते हैं राय साहब, कई मौसम चले जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये कि फजल रहमान साहब जो हैं वो भी अब यौम स्याह मनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। वो कहते हैं कि मैं भी यौम स्याह मनाऊंगा 8 फरवरी को, और पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ, 8 फरवरी को इंतहा कर दी गई, आप हलाल को हराम और हराम को हलाल कैसे कर सकते हैं। और 8 फरवरी इनके यौम स्याह मनाने की क्या वजह है? ये पीटीआई के साथ जुल्म हुआ, ये एक्सेप्टेंस है उनकी, या ये कह रहे हैं कि इनके साथ जुल्म हुआ और पीटीआई को जितवा दिया गया? देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं ये एक सियासी सौदागर हैं। ये सियासी सौदागर हैं। इससे पहले भी मुख्तलिफ मौक़े पे चूँकि इनके पास एक मखसूस किस्म की आप ये कह लें कि स्ट्रीट पावर है, मदरसे के जो मदारिस हैं उनके तालिब इल्म हैं, लेकिन वो एक मखसूस, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर उनकी तादाद 20-25 हज़ार है तो वही 20-25 हज़ार उससे वो कराची में जलसा कर लेंगे, कुछ चलें कराची के अंदर भी इनके मदारिस हैं, उन्हीं के साथ ये इस्लामाबाद में भी जलसा कर लेंगे, उन्हीं के साथ ये केपी में जलसा कर लेंगे। तो उनके जो एक्टिव सपोर्टर हैं बस वो इतने ही हैं जो कि जलसे वगैरह में आ सकें। लेकिन चूँकि ये मदारिस का मामला और फिर इसके अंदर मज़हब का मामला सामने आ जाता है तो ये एक सेंसिटिव मैटर बन जाता है, तो इसलिए वो इसी किस्म की ब्लैकमेलिंग से अपने लिए सियासी फ़वाइद जो हैं ये हासिल करते रहते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। इस मरतबा भी उन्होंने कोशिश बड़ी की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आपस में बंटवारा करके कोई ख़ास जो है उनके लिए जगह नहीं छोड़ी, और इस मरतबा इस्टेब्लिशमेंट भी उनको ज़्यादा अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं थी। और उसकी बहुत सी वजूहत हैं, उसकी कुछ वजूहत जो हैं वो डोमेस्टिक भी हैं, कुछ बैरूनी भी हैं, लेकिन बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हमेशा अब इस किस्म के मौक़े को एक सियासी डील के लिए, सियासी सौदागरी के लिए या रेलेवेंट रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ना कोई तहरीक चलानी है, ना कोई यौम स्याह बनाना है। असल में अगर उन्होंने ये करना होता तो ये 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद, अब 8 फरवरी 2026 आने वाला 2 साल, तो इससे पहले वो कोई तहरीक चला चुके होते या कम से कम किसी अलाइंस का हिस्सा बन चुके होते। तो वो अलाइंस का हिस्सा भी उस वक्त बने थे पीडीएम के अलाइंस का, जब जीएचक्यू की आशीर्वाद थी, जब वो इस्लामाबाद में धरना लेके आए थे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो वो भी उस वक्त जनरल बाजवा ने करवाया था, क्योंकि जनरल बाजवा के मुतल्लिक बाद में उन्होंने खुद बताया कि हमें तो जनरल बाजवा ने भी कहा था कि ठीक है आप ये धरना लेके आए इस्लामाबाद में, और हमारे साथ फिर की गई कमिटमेंट्स जो हैं पूरी नहीं की। तो इसी तरह फिर चौधरी परवेज़ लाई को इंगेज किया गया था कि वो आप इनसे मुज़ाकरात करें मौलाना फजलुर रहमान से। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान एक गैर मुतल्लका सियासी खिलाड़ी हैं। इस वक्त पूरा सियासी निज़ाम, पूरा जो इस वक्त आपका सियासी महवर और मरकज़ हैं वो सिर्फ इमरान खान साहब हैं, पूरी सियासत उनके गिर्द घूमती है। बाकी तमाम सियासी करैक्टर जो हैं वो इस वक्त 0/0 हैं, उनकी किसी किस्म की कोई सियासी हैसियत नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं राय साहब। ये जो फजल रहमान फैक्टर है ना, कि जो आपने बात की कि इनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है, और लेकिन एक चीज़ इसमें राय साहब बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इमरान खान की एक ट्वीट जो थी ना वो इस पूरे सिस्टम पे भारी पड़ी है, और एक सिस्टम जो है वो एक ट्वीट की ताब नहीं ला सका।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ लोग गए, उन्होंने कहा जी कि खान साहब तो ट्विटर अकाउंट उनका जेल से नहीं चल रहा, बाहर से चल रहा है, रोके इसे। उन्होंने फैसले कुछ लगाए, वो फैसले लेना चाहते थे अपनी मर्जी के, और वो चले गए एलन मस्क के दफ्तर में। एलन मस्क ने उनको भगा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये 46 के करीब URLs हैं राय साहब, इमरान खान की ट्वीट से रिलेटेड, जिनको उन्होंने कहा कि इसको ब्लॉक करें ट्विटर अकाउंट को, तो उन्होंने नहीं किया। और फिर देखें, इसमें ज़र्फ की बात है ना, तोशा खाना केस, चलें ठीक है, आपने जो भी फैसला लेना था जो कि गलत था लिया। इद्दत वाला केस भी सर, उस पर जो फैसला आया उसे भी इसके साथ नथी किया गया राय साहब, और चले गए एलन मस्क के पास। खैर, उन्होंने इनकार कर दिया। अब एक बात राय साहब साबित हुई है कि ये निज़ाम जो है इमरान खान की एक ट्वीट बर्दाश्त नहीं कर सकता, और राना साहब कहते हैं कि मुलाकात इस शर्त पे होगी कि ये कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुलाकात के बाद ना कोई सियासी पैगाम दिया जाएगा, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और ना ही कोई बयान या ट्वीट जारी किया जाएगा। तो मसला तो सर ट्वीट का ही था। देखें, एक तो अगर इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट बंद भी हो जाए तो क्या इमरान खान साहब का बयानिया कंट्रोल हो जाएगा? इमरान खान साहब के नाम पर तो पाबंदी लगाई हुई है। इमरान खान साहब के मुतल्लिक या 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली के मुतल्लिक कोई ट्वीट भी कर दे तो वो उठा लिया जाता है और FIA जो है उसके ख़िलाफ़ एक्टिव हो जाती है। तो अगर इमरान खान साहब का मिसाल के तौर पर ट्विटर बंद हो जाए, जो कि ट्वीट इमरान खान साहब का कुछ 7, 8, 10 दिन के बाद एक ट्वीट आता है, इमरान खान साहब से चूँकि मुलाकात भी नहीं होने दी जाती, तो अब तो वो कोई कभी कभार 1 महीने के बाद एक ट्वीट आता है, ठीक है। क्योंकि अलीमा खान साहिबा जब मिलती थी, खान साहब उनको बताते थे, अपना पैगाम देते थे, फिर वो ट्विटर अकाउंट पे इमरान खान साहब के जहाँ से वो ऑपरेट होता है तो वहाँ से वो पैगाम नशर होता था। लेकिन जिन 15 दिन का जो गैप आता है इमरान खान साहब की ट्वीट का, या 20 दिन का, कभी कभी 1 महीने का, तो क्या उन 1 महीने में इमरान खान साहब का बयानिया बंद हो जाता है? क्या उस 1 महीने में जो पाकिस्तान के TV चैनल्स पर प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में बानी PTI की रट लगा के जो प्रोग्राम होते हैं जिसमें PTI के रहनुमाओं को बुलाना मजबूरी है, क्या वो प्रोग्राम उस 1 महीने में जब खान साहब का ट्वीट नहीं आ रहा होता बंद हो जाते हैं? क्या वो 800 के करीब न्यूज़ व्लॉग्स उस 1 महीने के अंदर बंद हो जाते हैं? क्या बाकी इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो ट्वीट्स हैं या 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के मुतल्लिक वो ख़त्म हो जाते हैं? जो लोगों के पास टैब्स हैं, जो लोगों के पास फ़ोन्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, इन तमाम डिवाइसेस पर क्या इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो कैद हो जाता है या ख़त्म हो जाता है? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे पहले 850 दिन में, ये तो एक ट्विटर है ना, एक अकाउंट है, एक्स का अकाउंट है, 850 दिन के अंदर क्या कुछ नहीं किया गया, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिल रही PTI को सप्रेस करने के लिए। तो क्या इमरान खान साहब का बयानिया कमज़ोर हुआ या मजबूत? इसका सबूत और इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि अब ये मूव कर रहे हैं कि जी 25 साल कर दें वोटर की उम्र, और 25 साल से पहले वो वोट ना दे सके, और कहा जा रहा है कि ताकि वो मंशूर पढ़ सके। अगर उसने मंशूर पढ़ लिया तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल तो और हो जाएगी पीपल्स पार्टी के लिए और नून लीग के लिए कि मंशूर में क्या लिखा हुआ है और इनके ख्वाबे क्या हैं, और हुक्मरान बन के ये इनकी कारकर्दगी क्या होती है, और इनके ख़ानदान जो हैं कैसे मोरूसी सियासत और फिर कैसे इनके कारोबार चमकते हैं, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते हैं। तो ये तो अगर उनको मंशूर पढ़ाने के चक्कर में है तो ये तो उनका उल्टा इनके गले पड़ जाएगा। तो इससे भी पता चलता है कि इमरान खान साहब का बयानिया ट्विटर बंद करने से, यूट्यूब बंद करने से, या TV पे उनका नाम बैन करने से ये नहीं होगा। अब वो तो 8 फरवरी 2024 को तो ट्विटर पे तो नहीं लोगों ने वोट डाले ना, वो यूट्यूब पे तो नहीं वोट डाले हाशमी साहब लोगों ने, वो इंस्टाग्राम पे तो जाके वोट नहीं डाले ना, वोट तो लोगों ने जाके बैलेट बक्सेस में डाले हैं। तो इसलिए ये फजूल इकदाम है। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, ये हमारी डिशेस थी आज की। आपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने